चलिए तो शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी के अंदर बढ़ रहे थे, क्योंकि इससे जो पहले है हमने कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी है कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है इसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। हमने जो फैक्टर अफेक्टिंग है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ग्लोकलाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या था। अब लास्ट पॉइंट ये रहता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अलग सेपरेट करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए जी, किस मतलब कि मोड पूछा जा रहा है कैसे हम फॉरेन मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं फॉर द ट्रेड। देखो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसी का पार्ट है तो पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो आपका ये जो ग्लोबलाइजेशन है का मतलब ये है कि हम अपनी कंट्री को दूसरी अदर कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इसकी लेन देन शुरू कर रहे हैं। इनके हमारे और इनके बीच में एक संबंध बिठा रहे हैं, इंटरकनेक्शन बिठा रहे हैं, इंटरेक्शन बिठा रहे हैं, इंटीग्रेट होकर हम बिजनेस कर रहे हैं, जिससे कि दोनों कंट्रीज को क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन कौन से मोड हैं जिसके थ्रू मैं एंट्री ले सकती हूँ यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। तो सबसे पहला बात है एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग का मतलब पता है क्या होता है, जब किसी कंट्री के पास, मान लीजिए जैसे कि मेरे पास, अब मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, जैसे भारत के पास जो है व्हीट ज्यादा है, ठीक है, ये इंडिया है, इसके पास व्हीट ज्यादा है, और ये है यूएसए, इसके पास राइस ज्यादा है, ठीक है, राइस अबंडेंट में है। तो इंडिया क्या करेगी, इसको राइस दे देगी और यूएसए क्या करेगी, इससे व्हीट ले लेगी। ठीक है, और इसे हम कहेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट क्या हुआ, व्हीट का हुआ, और यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट किसका हुआ, राइस का हुआ। बात की जाए इंपोर्ट की तो एक तरफा तो बात नहीं होती, जैसे कि ताली दोनों हाथों से बजती है ना, कहते हैं ना। तो इसी तरह से व्यापार भी पूरा तभी होगा जब एक तरफ एक्सपोर्ट होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, इंपोर्ट होगा। अब यहाँ पे जो सामान खरीदता है, जिसके पास सामान आता है उसे क्या कहेंगे, इंपोर्ट कंट्री कहेंगे। जिसके पास सामान आता है उसे हम क्या कहेंगे, इंपोर्ट कहेंगे। जिसके पास से सामान जाता है उसे क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट को सेल भी कहते हैं। जिसने जिस चीज की भी सेल की उसे सेल कहेंगे, जिसने जिस चीज को भी बाय किया उसे बाय इंपोर्ट कहेंगे। ठीक है, तो पहला जो स्टेप था हमारा, एक्सपोर्टिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ, एक्सपोर्टिंग इज वेरी यूजफुल व्हेन द कंट्री हैज अ सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब किसी कंट्री के पास वो किसी चीज की प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की अच्छी कैपेसिटी है तो उसे क्या करेगी, वो ट्रांसपोर्ट कर देगी। इट्स डोमेस्टिक कंजप्शन इज लेस, जिसकी जितना उसने कंज्यूम प्रोड्यूस किया ना उतनी उसकी कंजप्शन नहीं है। जैसे कि होता है ना कि आप डेली 1000 रुपए कमाते हो बट खर्च केवल 500 रुपए ही करते हो, तो ये तो हो गया यूज कंजप्शन, ये हो गया प्रोडक्शन। अब आपके पास बचा हुआ पैसा आप उसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, या फिर आप इन्वेस्ट कर देंगे बैंक के अंदर, इसकी बैंक के अंदर डिपॉजिट करा देंगे। इसी तरह से सेम प्रोसेस हमारे कंट्री में प्रोडक्शन का है कि कंजप्शन के कंपैरिजन में आपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी आपकी ज्यादा है, तो एट द सेम टाइम द कंट्री एंजॉय द कंपैरेटिव एडवांटेज। थ्योरी पढ़ी थी, याद है सबको, ट्रेड थ्योरी के अंदर हमने डिस्कस किया था, डिफरेंट पॉइंट्स थे यहाँ पर हमने, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको किसका एडवांटेज हो जाएगा, कंपैरेटिव एडवांटेज हो जाएगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपकी जो गुड्स है, आपके पास जो अबंडेंट सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, वो आप क्या कर पाएंगे, आप इजिली दूसरी कंट्री को ट्रांसफर कर पा जाएंगे। अब देखो दो कंट्री मिली है तो कहीं ना कहीं तालमेल बढ़ गया, तो ये एक एंट्री का स्रोत है ना। तो यहाँ पे ना एक अच्छी सी अगर मैं आपको लाइन बताऊं तो जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि अब आप अगर किसी टूर पे जा रहे हैं, या आपको अपनी मम्मी से परमिशन लेनी है, अपने घर वालों से परमिशन लेनी है, तो आप क्या कैसे बताएंगे कि मम्मी स्कूल से ना टूर जा रहा है, वहां से ना हमारी टीचर्स भी जा रही है, मेरे सारे के सारे दोस्त भी जा रहे हैं, मम्मी मैं भी जाऊं, ऐसे ऐसे पूछते हैं ना। मतलब बस ना इतने से पैसे लगेंगे मम्मी, इतने तो है मेरे पास। आप इस तरीके से मतलब आप एक रास्ता ढूंढते हो कैसे मैं कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके मैं मम्मी से हाँ करवा लूं कि मैं भी टूर पे चला जाऊं। तो इसी तरह से आप किस तरह से आप एंट्री कर पाएंगे फॉरेन मार्केट के अंदर ग्लोबलाइजेशन लेवल पर, तो वो तरीके हम बात कर रहे हैं।
ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे लाइसेंस और फ्रेंचाइजी का। ये भी एक मेथड है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्री में अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि एक तो बिजनेस होगा, एक कंट्री होगी जिसके पास उस चीज का ओनरशिप है, ठीक है। दूसरी एक ऐसी कंट्री होगी जिसके पास उस चीज का ओनरशिप नहीं है, बस हाँ वो क्या कर रही है, रेंट पे ले रही है, या फिर मैं कहूँ कि बस यूज करने के लिए ले रही है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि आप किराए पे घर लेते हैं, तो घर तो किसी और का होता है, जितने टाइम तक आप उस पर रह रहे हो आप उसको क्या करते हो, पैसे देते हो। जैसे कि मैं कहूँ कि ये जो है ओनर है, इसका एक घर है, आप किराए पर रहने के लिए इनके पास आए और उन्होंने कहा कि आपका पर महीना 3,000 रुपये लूंगा मैं, ठीक है। तो ये जो 3,000 रुपये है यहाँ पर रहने की चार्जेस है, और आपको घर दिया वो आपको बस यूज करने के लिए दिया है, कुछ टाइम के बाद आपसे वापस ले लेंगे। इसी तरह से लाइसेंस और फ्रेंचाइजी में होता है। लाइसेंस देने वाली कंट्री को क्या कहेंगे, लाइसेंसर कहेंगे। लाइसेंसर कहेंगे, और जो उसको यूज करेगा उस बिजनेस यूनिट को, जो भी आपके पास लाइसेंस है उसको यूज करने वाले को लाइसेंसी कहेंगे, ठीक है। लाइसेंसर क्या करेगा, एक चार्ज करेगा, रॉयल्टी चार्ज करेगा फ्रॉम द लाइसेंसी। मींस कि जो ओनर है वो कुछ अमाउंट चार्ज करेगा रॉयल्टी का, रॉयल्टी बोलते हैं लाइसेंस के अंदर। मींस की फीस चार्ज करेगा जो कि क्या होगी, 5% या फिर 8% ऑफ द सेल होगी। मींस कि उस लाइसेंस को यूज करके जो भी सामान वो प्रोड्यूस कर रहा है, कौन, लाइसेंसी, उस सेल के ऊपर 5% से लेकर 8% तक उसकी क्या हो जाएगी, रॉयल्टी हो जाएगी। मींस की एक फीस चार्ज की जा रही, ठीक है। जैसे कि किसी के पास पेटेंट का राइट होता है, ट्रेडमार्क का राइट होता है, कॉपीराइट का राइट होता है, तो वो जैसे दे देते हैं किसी और को कि आप यूज कर लीजिए, जो भी इससे इनकम सेल जनरेट होती है उसका 5 से लेके 8% तक वो इनकम रॉयल्टी, एज अ रॉयल्टी वो मेरी हो जाएगी। इसी बात की जाए तो फ्रेंचाइजी के अंदर, फ्रेंचाइजी में भी यही होता है, बट फर्क इन दोनों के अंदर बीच में बहुत ज्यादा है। क्या, देखो फ्रेंचाइजिंग के अंदर क्या होता है कि जो इंटेंजिबल एसेट्स है, यहाँ पे भी इंटेंजिबल एसेट्स है, आल्सो प्रोसीड टू डूइंग द बिजनेस इन अ प्रिस्क्राइब मैनर इन द फ्रेंचाइजी इन द फॉरेन कंट्री। यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है ना, प्रिस्क्राइब मैनर। अब देखो जो लाइसेंस होता है ना, उसमें किसी भी तरह की आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी कि आपको, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ ना मेरी प्रॉपर्टी का, मेरी जो पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट, आप वैसे ही यूज करो, उसमें किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। बट फ्रेंचाइजी में ये स्पेशल बोला गया है कि जो प्रोसेस मेरा है आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। सो इसीलिए जो यूज करने वाला पर्सन है ना, उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। दैट्स द रीजन कि ये प्रॉपर प्रिस्क्राइब मैनर से होता है, ठीक है। जो लाइसेंसर होता है ना, जिसका जो भी वही इंटेंजिबल एसेट्स होती है, वो लाइसेंसी को क्या करती है, वो प्रॉपर ट्रेंड करता है, जिसकी उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, इनके बीच में और अच्छे से डिफरेंस दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। काम बस यही है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री के से आप कोई भी लाइसेंस ले रहे हो, कोई भी फ्रेंचाइजी ले रहे हो, जैसे डोमिनोज की फ्रेंचाइजी इंडिया के अंदर भी है ना, ठीक है। मैकडोनल्ड्स की जो फ्रेंचाइजी इंडिया के अंदर भी है, तो वो क्या है, जिस प्रोसेस से वो पिज्जा बनाते हैं वो उसी प्रोसेस का यूज करके इंडिया के अंदर भी वो पिज्जा बनाए, कोई प्रोसेस में चेंज नहीं होगी। और उस प्रोसेस में परफेक्ट होने के लिए उन एम्प्लॉयज को क्या दी होगी, ट्रेनिंग दी होगी। दैट्स इट, समझ में आ गया। इस डिफरेंस को आप पढ़ सकते हैं, आपको दिया होगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये भी एक तरीका है कि आप फॉरेन के अंदर एज अ एंट्री ले सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया है किस चीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे कि ऐसा होता है ना कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि तो मैं कि जैसे आइडिया, मान लीजिए ये है आपका, ये है आप, ठीक है, ये है आपका फ्रेंड टिंकू, ठीक है। टिंकू आपका फ्रेंड है, इसके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है, इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, पूंजी बहुत ज्यादा है, बट आपके पास पैसा नहीं, आपके पास आइडिया है, आपके पास स्किल है। तो आपने क्या किया, आपने इसको एक आइडिया दिया कि सोलर पैनल जो चले हुए हैं ना, सोलर जो प्लेट है, उनसे अगर मैं बिजली प्रोड्यूस करके दूं तो सरकार मुझे इतने सारे पैसे पर मंथली मुझे क्या देगी, पैसे देगी, अगर मैं सरकार को इतनी बिजली बनाकर दूंगा तो। ये तो इसका आइडिया हो गया, बट इसके पास पैसा नहीं है, इसने इसको बताया ये आइडिया, कहता ठीक है। अब ये कहते हैं कि इसके जो आइडिया है इसका, जिसके अंदर जो स्किल थी आइडिया जनरेट करने की, उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए उसे कैपिटल की जरूरत है।
तो उसे क्या किया, उसने क्या किया, इस पर्सन को बुलाया, उसको बताया और उसने इसके ऊपर पैसे लगाए और फाइनली क्या हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आप दोनों के बीच में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट बना, एक एग्रीमेंट बना कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जब आपको दूसरे की जरूरत पड़ती है और वो उसको आपके आइडिया के अकॉर्डिंग ही वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है। इसी तरह से कोई सामान हो गया, कोई डिजाइन हो गया साड़ी सूट के ऊपर, इस तरीके की ऐसा होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज लाइक हायरिंग ए स्पेशलिस्ट टू बिल्ड अ समथिंग टू फॉर यू। आपके लिए जब आपके लिए कोई पर्सन कोई सामान बनाता है और उस बनाने वाले पर्सन को आप अपॉइंट करते हो, स्पेशलिस्ट पर्सन होता है जो स्पेशली आपके लिए काम करेगा। लाइक यू द कंपनी, आप एक कंपनी है, यू हैव द आइडिया एंड ब्रांड, आपके पास ब्रांड की इमेज है, आपके पास आइडिया है। लाइक का स्पोर्ट्स शूज हो गया डिजाइन करने का, या और कंपनी का आपके पास लोगो। बट क्या है, इस स्पोर्ट्स शूज को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आप क्या करेंगे, हायर करेंगे, जो स्पेशली आपने जैसा कहा है वैसे ही वो क्या करेगी, डिजाइन करेगी। अब मान लीजिए आइडिया हो गया इंडिया का और जो मैन्युफैक्चर करेगी वो यूके कंट्री से, कोई भी कंपनी से। तो हमने क्या किया, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, समझ पा रहे हो। उसके पास फैक्ट्री है, मशीनरी है, वर्कर्स है, ये सारे के सारे हैं जो आपके आइडिया को रियलिटी के अंदर क्या कर देगी, कन्वर्ट करेगी। बेसिकली यू कॉन्ट्रैक्ट द मैन्युफैक्चर टू मेक योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन। जैसे आपने चाहा था वैसे प्रोडक्ट बनवाने के लिए आपने क्या किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और उस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट, उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जो आपके अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो सामान बना रहे हो, उसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में फर्क बहुत है, ऊपर तो मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। दैट मीन्स कि आपके पास बच्चे कि ये दो कंपनियां हैं, ठीक है, इस कंपनी में आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं, खुद आप काम कर रहे हैं, बट इसमें कंट्रोल काम करने के लिए ना आपके पास टाइम नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि आप इसको हैंडल प्रॉपरली नहीं कर सकते, या फिर आपके पास इसको हैंडल करने की वो स्किल नहीं है। जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, जैसे घर में शादी होती है ना, शादी में क्या हो जाता है, ऐसे ऐसे खचपच हो जाती है ना, तो उस मतलब मिसमैनेजमेंट कहेंगे, खचपच तो क्या कहेंगे, मिसमैनेजमेंट कहेंगे। उस मिसमैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेशली हम किसको बुलाते हैं, घरों में जब शादी होती है बुआ जी को बुलाते हैं, घर में बड़ी जो बहन होती है उसको बुलाते हैं, है ना, तो वो उस चीज को प्रॉपर मैनेज करती है। तो इसी तरह से कंट्रीज के अंदर भी होता है। क्या ए मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक हायरिंग ए प्रोफेशनल मैनेजर टू टेक केयर ऑफ अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस। आपके बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो उनको बढ़िया तरीके से करने के लिए हम स्पेशल एक प्रोफेशनल को बुलाते हैं। सिमिलरली टू हाउ यू माइट हायर समवन टू मैनेज योर प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने इन्वेस्टमेंट्स, कितनी आपने इन्वेस्टमेंट की, इवन जो कई बार होता है ना जो इनकम टैक्स भरते हैं, है ना, रिटर्न्स फिल करते हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल सीए को अपॉइंट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको आपके सिस्टम को मैनेज करते हैं। वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इमेजिन यू ओन अ रेस्टोरेंट, आपके पास एक खुद का रेस्टोरेंट है, बट यू डू नॉट हैव द टाइम और द एक्सपर्टीज टू हैंडल द डे टू डे ऑपरेशन। आप उसके डे टू डे ऑपरेशन के रिगार्डिंग आपको कोई आइडिया नहीं है, आपके पास ना ही टाइम है उसको समझने का। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन द अदर एरिया, मेरा जो फोकस है किसी दूसरे एरिया पे है, ठीक है, मेन्यू डेवलपमेंट और मार्केटिंग के ऊपर है, ठीक है, बट मैं इंटरनली मैं उसके ऊपर काम नहीं कर पा रही हूँ रेस्टोरेंट के, बट एक्सटर्नली मैं इजिली उसको हैंडल कर पा रही हूँ। तो इस इंटरनली के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रोफेशनल को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या हूँ, ऑनर हूँ उस रेस्टोरेंट की, उस बिजनेस की, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, एक मैनेजर चाहिए जो उसको इंटरनली संभालेगा। सेपरेट कंपनी को मैं अपॉइंट करूंगी दैट स्पेशलाइज इन मैनेजिंग द बिजनेस इन योर इंडस्ट्री। इज इट क्लियर? ठीक है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो डे टू डे ऑपरेशन को कैसे करेगा, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, अब मैनेजमेंट कंपनी की होगी। तो दैट्स द रीजन इसको हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, कि एक पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए आपने क्या किया, दूसरी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट आ जाता है एन असेंबल कॉन्ट्रैक्ट। असेंबल कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीका है कि हम फॉरेन कंट्री के अंदर एज अ ट्रेड करने के लिए एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ना एक एग्जांपल दिया था कि आप अगर कोई गाड़ी बना रही है, ठीक है, आपके पास माय गॉड हमारी ये गाड़ी है, ठीक है, आपके पास गाड़ी को
कि अंदर जितने भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि काफी सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है, जैसे कि इंजन होता है, ठीक है, स्टीयरिंग होता है, गियर होता है, क्लच होता है, पावर होती है, ठीक है, और पीछे भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, बैटरी होती है। इन सबको आपके पास ये सारे के सारे जो स्पेयर है ना, वो सारे के सारे आपके पास है, बट आपको ये नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ लगेगी, कौन सी चीज कहाँ लगेगी। इसको बोला जाता है असेंबल करना, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, असेंबल करना। मींस कि इन सारी चीजों को इकट्ठा करके जोड़ देना और फिर जोड़ के वो फाइनली वो ऑपरेट कर दे, उसे बोलते हैं असेंबल करना। आपके पास स्पेयर्स तो हैं, ठीक है, बट असेंबल करने के लिए आपने को कोई बुलाना तो पड़ेगा ना, तो इसे बोलते हैं असेंबली कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, वेयर द वन पार्टी मैन्युफैक्चरर होती है जो कि आपको केवल क्या करेगी, आपको सामान प्रोवाइड करेगी, और एक पार्टी होती है असेंबलर, वो पर्सन जो क्या करेगा, वो कंपनी जो कि सारे के सारे सामान को इकट्ठा करके वो क्या करेगा, फाइनली सप्लाई कर देगा। इज इट क्लियर? मैंने यहाँ पे पीसी का एग्जाम्पल ले रखा है, मेरे को पीसी की थोड़ा नॉलेज है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो पीसी है क्या है, लाइक सीपीयू होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड होता है, पावर सप्लाई होता है, कैबिनेट होता है, इन सभी को मैंने इकट्ठा कर दिया, ठीक है, मैं खरीद के लेके। अब मुझे ये चीज जोड़ना तो नहीं आता, मुझे असेंबल करना तो नहीं आता, तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं एक ऐसे कंप्यूटर शॉप पे जाऊंगी, या मैं कहूंगी ऐसे शॉप पे जाऊंगी जहां पर इन सभी चीजों को क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, जो कि इस पूरे को ये क्या बना देगा, इन सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर वो मेरा क्या बना देगा, पीसी बना देगा। इसे बोलते हैं पीसी, जो कि आपके मॉनिटर से कनेक्ट होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो दिस इज वेयर असेंबली कॉन्ट्रैक्ट कम इन। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे, इसे ये असेंबल कॉन्ट्रैक्ट है कि आपके मेरे, जैसे कि मेरा जो पीसी है और मेरे जो दुकानदार है, मैंने उनसे जो असेंबल करवाया, तो मेरे और उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। यू हैव द मैन्युफैक्चरर, मैं एक मेरे पास जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जिसने सारे की सारी कंपोनेंट्स है, जो भी डिजाइन है वो सारा उसके पास है, बट असेंबल करने वाला जो स्किल है उसके पास, जो टूल है उसके पास। अब मैं जैसे कहूँ कि घर में आपको क्या करना है, वायर की फिटिंग करनी है, ठीक है, वायर की फिटिंग करनी है, तो आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होनी चाहिए, और वो इलेक्ट्रिसिटी वाला पर्सन नहीं कर सकता। जैसे कि मुझे ये जानना है कि हाँ लाइट है इसके अंदर, नहीं है, तो टेस्टर का यूज किया जाता है। तो मेरे पास अगर प्रॉपर इक्विपमेंट ही नहीं होंगे तो क्या मैं उसको एक्चुअल में या मैं पूरा काम परफॉर्म कर पाऊंगी? नहीं, दैट्स इट, इसे बोलेंगे असेंबली कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आ जाता है फुली ऑन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये भी थोड़ा अलग है बट ये आसान है। ये क्या पता है क्या कहते हैं कि फुली ऑन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इसकी सारा का सारा कंट्रोल आपके ऊपर। Some companies set up wholly own manufacturing units in the another country. These subsidies company are wholly owned by the parent company. देखो, एक तो सब्सिडरी कंपनी होती है, एक पेरेंट कंपनी होती है। पेरेंट कंपनी ये है, इसका छोटा सा हिस्सा ये सब्सिडरी कंपनी। दैट मीन्स कि आप इंडिया है, इंडिया के अंदर एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी ने अपनी एक और ब्रांच यूएसए के अंदर, यूके के अंदर क्या कर लिया, सेटअप कर दिया। तो ये आपकी पेरेंट कंपनी हुई, ये आपकी क्या होगी है, सब्सिडरी कंपनी होगी। या इसको अगर कोई सामान चाहिए होगा तो पेरेंट कंपनी प्रोवाइड कर देगी, और यहाँ पे कोई सामान अबेंडेंट में है तो ये यहाँ पे सप्लाई कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि ये फुली ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। द कंपनी ओन द लैंड एंड बिल्डिंग वेयर द प्रोडक्ट आर मेड। कंपनी खुद उस जमीन की मालिक है जिसके ऊपर वो सामान बना रही है। द कंपनी ऑन ऑल द इक्विपमेंट एंड मशीनरी यूज इन द प्रोडक्शन। जो भी मशीनरी हुई या फिर कोई भी इक्विपमेंट वो यूज कर रही है प्रोडक्शन में, वो सारा का सारा उसका है। कंपनी हायर एंड द मैनेज इट्स ओन वर्कफोर्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। मींस कि सारा काम, मींस कि ए से लेकर जेड तक सारा काम वो खुद कर रही है, तो उसे बोलेंगे फुली ऑन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये तभी होगा जब उसकी सब्सिडरी कंपनी किसी और कंट्री के अंदर होगी, पेरेंट कंपनी किसी और कंट्री के अंदर होगी, ठीक है। ऐसा होता है ना कि ब्रांचेस ऐसे ओपन कर देते हैं, जैसे कि इग्नू की ही बात देख लीजिए। इग्नू जो यूनिवर्सिटी है, इग्नू जो यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी जो रीजनल सेंटर है आपको इंडिया के हर एरिया में मिलेगा, इवन इंडिया से बाहर भी है। तो वो क्या कर पा रहे हैं, आप उसको समझिए जरा, देखो जरा क्या कर पा रहे हैं हम उसको। उससे अगर कोई रिक्वायरमेंट है वो यहाँ सप्लाई कर पाएगी, अगर कोई रिक्वायरमेंट है वहाँ इंफॉर्मेशन इजिली ट्रांसपेरेंट हो रही है। दैट्स इट। नेक्स्ट हो जाता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब क्या करते हैं कि दो कंपनीज
मिलकर किसी एक स्पेसिफिक गोल के लिए, किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर कहते हैं। ठीक है, अब देखो दो कंपनी मिलके कर रही है तो नॉर्मल सी बात है, जो रिस्क है, जो प्रॉफिट है, जो रिसोर्सेज है, दोनों अपने अपने पास से लेके जाएंगे। मान लीजिए एक कंपनी जो है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, इसके पास आइडिया है तो इसके पास कैपिटल है। ठीक है, इसकी इन दोनों का 50-50% क्या होने वाला है, रिस्क होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या नजर आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे जॉइंट वेंचर कहेंगे। जैसे कि सब मोर कंपनीज डिसाइडेड टू द रीजन, टू और मोर कंपनी डिसाइडेड टू द वर्क टुगेदर ऑन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होगा, लंबे टाइम के लिए होगा, दोनों के दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे। कंपनी इन्वॉल्व होती है, सेपरेट सेपरेट कंपनीज होती है, दोनों का अलग अलग, उन दोनों के पास अलग अलग रिसोर्सेज होंगे, दोनों के अलग अलग गोल होंगे। जिसके पास जो भी चीज अबेंडेंट में, अबेंडेंट समझते हैं, जो ज्यादा में है, वो वहां पर लेके जाएंगे और उनका यूज करेंगे। ठीक है, शेयर करेंगे रिसोर्सेज का, प्रॉफिट को भी शेयर करेंगे और इवन रिस्क को भी शेयर करेंगे, उसे हम कहेंगे जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट जाता है क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन। पता है क्या कहते हैं, कि जो क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन, देखो मर्जर का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी मिलकर, दोनों मतलब हाथ मिला लेती है और एक नई कंपनी बनाती है। जैसे कि मैं कहूँ कि एक लेस की कंपनी, दूसरी भी लेस की कंपनी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे कंपटीटर है। ठीक है, और इसका फायदा कोई तीसरी कंपनी उठा रही है, तो कोई फायदा तीसरी कंपनी उठा रही है, तो ये क्या सोचेंगे कि हम आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, और अपने बीच में जो कंपटीशन था मैं उसको क्या कर दूं, अवॉइड कर दूं, एंड एनहांस द लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड। ये दोनों कंपनी एक मिल गया, क्या तीसरी इसका फायदा उठा पाएगी, नहीं उठा पाएंगे, उसे कहेंगे मर्जर। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का एंट्री है। दूसरा एक्विजिशन, जिसे हम कहेंगे, जिसे हम कहते हैं अमलगमेशन की बात की जाए, सॉरी एक्विजिशन अलग होता है, अमलगमेशन, हम एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। एक्विजिशन का मतलब होता है कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है। यहाँ पे तो क्या हुआ, दोनों कंपनियों ने हाथ मिलाया, अपनी इच्छा से हाथ मिलाया, ये नहीं कोई जबरदस्ती हो रही है। बट यहाँ पे क्या होता है कि एक कंपनी एक्वायरर होती है और एक कंपनी टारगेट कंपनी कहेंगे, जिसके ऊपर इस कंपनी की आंखें टिकी हुई है ना, जिसकी कहेंगे एक स्मॉल कंपनी है, एक आपकी लार्ज कंपनी है। लार्ज कंपनी चाहती है कि मैं छोटी कंपनी को बिठा लूं, इस छोटी कंपनी को मेरे में मिला लूं, तो ये क्या कहेगी, इसको परचेज करना कहेंगे, जिसकी ये कंपनी इस कंपनी के अंदर आ चुकी है, कहेंगे एक्विजिशन। मर्जर में 2 + 2 1 + 1 = 1 + 1 = 1 हुआ था, यहाँ पे 1 1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब पता है क्या, जैसे कि आज के टाइम में आपने न्यूज सुनी होगी कि इंडिया गठबंधन, सुना है, आई होप सबने सुना होगा। तो इंडिया गठबंधन को बोला जाता है, गठबंधन होता है अलायंस करना, दैट मीन्स स्ट्रेटेजिक अलायंस मीन्स कि आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम क्या कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, दैट मीन्स एक पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी चीज को अचीव करने के लिए। ये कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक अलायंस लाइक अ पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक अलायंस इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द 2 or more कंपनीज टू वर्क टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर ए लॉन्ग पीरियड। देखो काम एक ही है कि आपको लंबे टाइम के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहे हैं, बट इनके ना एंट्री करने के तरीके अलग अलग हैं, सबके नाम अलग अलग दिए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाता है काउंटर ट्रेड। दिस इज द लास्ट पॉइंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। काउंटर ट्रेड समझते हैं आप, काउंटर पे आपने, जैसे कि आप मेडिकल स्टोर पे खड़े हैं, ठीक है, वहां पे काउंटर होता है, आपको मेडिसिन दी, आपने उसको क्या दिया, पैसे दिए, है ना। या फिर आप ऐसे करते हैं कि आप किसी ऐसे काउंटर पे खड़े हैं, मान लीजिए आपके पास राइस है, उनके पास व्हीट है, ठीक है, काउंटर पे क्या किया आपने, दोनों ने एक दूसरे से परचेज किया। दैट मीन्स ऐसी ट्रेड किया जा रहा है जहां पर फुल्ली ना तो पेमेंट कैश में होती, ना ही फुल्ली क्या होती, आपकी गुड्स में होती। दैट मीन्स आधा अधूरा काम वहां पे कैश और आधा गुड्स में होते हैं, समझ पा रहे हो। द पेमेंट आर made partially in the form of the cash or the partially or wholly in the form of the reciprocal commitment, एक मिनट को, of any other goods and services। that means कि आप सामान के बदले सामान भी ले लेते हो, सामान के बदले आधे पैसे या फिर आधा सामान लेते हो। देखो क्या कहते हैं इनको अलग अलग पार्ट में, बार्टर समझते हो कि आपके पास कपड़े ज्यादा हैं, एक के पास फ्रूट ज्यादा है, तो आपने इसको ये दे दिया, कपड़े वाले ने आपको
कपड़े दे दिए हैं और उससे उसके बदले में आपने क्या ले लिया, फ्रूट्स ले लिए। जैसे कि पहले होता था ना कि अगर हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, इवन आज के टाइम में भी 2024 में भी ऐसा होता है। बहुत कुछ गाँव में भी मैंने देखा है उनको, जैसे कि न्यूज पे भी देखा है कि वहां पे क्या होता है कि जो अन्नकूट होती है ना, दिवाली के बाद आ जाती है जो अन्नकूट, है ना, उसमें क्या कहते हैं, मंदिर के अंदर ना, मेरे जो दादी हैं वो नानी हैं वो हमें स्टोरी सुनाती थी। वो कहते थे कि पहले ना जब अगर मंदिर से हमें प्रसाद लेके आना होता था ना जो अन्नकूट का, तो हमें उसके बदले में गेहूं या फिर चावल देने होते थे उनको। तो प्रसाद ले रहे हैं हम, वापिस में हम क्या ले रहे हैं, गेहूं चावल ले रहे हैं। बट आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, कैश में डोनेशन कर रहे हैं, बट प्रसाद तो वही मिल रहा है। अगर गुड्स के बदले गुड्स मिलो उसे हम कहते हैं बार्टर कहते हैं, ठीक है। अगर स्विच ट्रेडिंग की बात की जाए, बार्टर समझ में आ गया, तो एक्सचेंज, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ अ गुड्स विदाउट यूजिंग ऑफ द मनी प्रोवाइडेड द गुड्स टू द एक्सचेंज शुड बी इक्वल वैल्यू और पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मीन्स की गुड्स के बदले गुड्स होता है बिना मनी का यूज करते हुए, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी दोनों की वैल्यू एक बार इक्वल होती है। नेक्स्ट जाता है स्विच ट्रेडिंग। स्विच ट्रेडिंग समझते हैं, मान लीजिए यहां पर आप हैं, यहां पर बी है, आप दोनों के बीच में क्या हुआ, ट्रेड हुआ। आपने कहा कि मेरे पास जो व्हीट है वो ज्यादा है, आपने कहा मेरे पास राइस ज्यादा है, पर बी कहते हैं कि मुझे व्हीट नहीं चाहिए, मुझे व्हीट नहीं चाहिए, पर ए कहता है कि मैं तो व्हीट सेल करूंगा, राइस मुझे चाहिए, तू मुझे राइस दे। अच्छा जी, चलो जी ठीक है। तो इस केस में तीसरा व्यक्ति आता है क्या, जिसको व्हीट चाहिए होती है, तो वो क्या करेगा, ये इसका कस्टमर है, तो बी के बदले में, अब यहां पर देखो बी के पास क्या आनी चाहिए थी, व्हीट आनी चाहिए थी, ये ट्रांजेक्शन यहाँ आनी चाहिए, पर इसने कहा कि मैं नहीं लेता। अब ये ट्रांजेक्शन घूम के कहां जाएगी, यहाँ जाएगी, दैट मीन्स व्हीट यहाँ जाएगी। स्विच ट्रेडिंग इसे कहते हैं। मीन्स कि आपके बीच में जो ट्रेडिंग हो रही थी ना, आपने तीसरे बंदे के ऊपर स्विच कर दिया है। इट इज अ काइंड ऑफ द काउंटर ट्रेड एंड द वेज थर्ड पार्टी विच इज ऑल्सो नोन एज अ स्विच ट्रेडर। इस पर्सन को क्या कहेंगे, स्विच ट्रेडर कहेंगे। अंगेज विद द इंपोर्ट हुज गुड्स, यहाँ पे ना कंट्री लगा लीजिए कि कंट्री ए है, ठीक है, ये कंट्री बी है, कंट्री बी से सामान, ये कंट्री जो बी है, ठीक है, ये कंट्री सी है। मैं इसका एग्जांपल अलग लेती हूँ एक और बार और समझाने के लिए। ये कंट्री है ए, कंट्री बी एंड कंट्री सी। कंट्री बी की जो कस्टमर है कंट्री सी है, ठीक है। अब इसने इसको सामान भेज दिया, अब जो इसके पास व्हीट है, बी को तो नहीं चाहिए, बट बी के जो कस्टमर है सी कंट्री को ये सामान चाहिए, तो इसे हम कहेंगे स्विच ट्रेडिंग कहेंगे, ठीक है। नीचे एग्जांपल दिया हुआ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जाता है काउंटर परचेज। काउंटर परचेज का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर पा रहे हो कि आपने सामान खरीदा, मान लीजिए आप यहां हैं और आपका ये जो सेलर है, सेलर छोड़ो, ये दोनों ही सेलर है, ठीक है। इस सेलर ने आपको क्या सामान कर दिया, सेल कर दिया। दोनों सेलर कैसे हो सकते हैं भाई बच्चे, है ना। कहेंगे मैडम तो ज्यादा ही गुम हो गई। नहीं, मैं गुम नहीं हुई, ये भी सेलर नहीं है, ये अलग है, ठीक है। ये दोनों एक इंडिविजुअल है, ठीक है। इसने क्या किया, इसको सामान सेल किया, अप्रैल का महीना है, इसने इसको व्हीट दे दी, ठीक है। और ये कहता है इसके पास भी भाई व्हीट थी बट इतनी नहीं थी, ठीक है। अब ये व्हीट हो गई है मान लीजिए 4000 रुपए की, ठीक है। अब इसको क्या है, पेमेंट रिसीव करने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, ये मिस्टर ए कहता है ठीक है मैं दे दूंगा, पर पैसे नहीं दूंगा, इन फ्यूचर इन 4000 की जो वैल्यू बनी है ना, इसके बदले में मैं तुझे कुछ सामान दूंगा फ्यूचर में। मान लीजिए नेक्स्ट सीजन में ये कहेगा कि मैं चावल दूंगा तेरे को, समझ पा रहे हो। मींस कि फ्यूचर में प्रॉमिस कर दिया कि मैं फ्यूचर में तुझसे परचेज करूंगा या फ्यूचर में तेरी इस चीज की सेट ऑफ कर दूंगा। सेलिंग ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंपनी टू द अनदर कंट्री एंड आल्सो एट द सेम टाइम मेकिंग अ प्रॉमिस। आपने उससे प्रॉमिस किया फॉर अ फ्यूचर परचेज कि मैं आपसे फ्यूचर में परचेज करूंगा ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम कंपनी। सेम कंपनी की बात की जा रही है। तो इसी तरह से आप कंपनी की कंट्री लगा सकते हो कि ये ए कंट्री थी, ये बी कंट्री थी। ए कंट्री ने फ्यूचर में कमेंट प्रॉमिस कर लिया कि मैं तुझसे फ्यूचर में, कंट्री भी मैं तुझसे फ्यूचर में खरीदूंगा, अभी नहीं खरीदने वाला, ठीक है। बाय बैक समझते हो,
कि जो आपने पहले सेल किया था आप उसको दोबारा से परचेज कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा है बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये है आपका सेलर, ठीक है, ये है आपका बायर, ठीक है। इस सेलर ने क्या किया, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट सेंड किए। क्या किया, जैसे कि प्लांट हो गए हैं, मशीनरी हो गई है, या फिर कोई भी इक्विपमेंट इसने क्या किया, इसको दिया यूज के लिए। और इसने इन मशीन, प्लांट, मशीनरी को यूज करके ना बहुत अच्छा पैसा कमाया, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर दी। अब ये तो भाई कुछ कहेगा ना, ये कहेगा कि जितना प्रोडक्शन हुआ है या तो उसका कुछ परसेंटेज मुझे दे और साथ ही साथ जो तूने मेरे प्लांट एंड मशीनरी लिए थे ना मुझे वो वापस दे। तो ये भी एक एग्रीमेंट होता है बाय बैक, कि फ्यूचर में तुझसे क्या लूंगा, वापस इन चीजों को, सामान को वापस लूंगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बाय बैक करना। ऑफसेट का मतलब भी यहाँ पे यही है कि आप उसको क्या कर रहे हो, ऑफसेट कर रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑफसेट का पॉइंट पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है, फिनिश। और यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है कि फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी को, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ₹9 आपको पे करने होंगे। इंटरेस्टिंग स्टूडेंट है तो आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में गिवन है, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, तो टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए। और जो लास्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबकी पीडीएफ को क्या कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ये सभी के सभी टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।